ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे और आज इन्होंने अपने मकाम पर पहुंचकर ये साबित कर दिया कि समाज कैसा भी हो, अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान वो सब हासिल कर सकता है जिससे दुनिया उसके कदम चूमे। ये इंसान हैं श्री रतनलाल छनालाल कोडेकर। 10 मार्च 1956 के रोज अहमदाबाद के छारा नगर के एक गरीब घर में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की और समाज में कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश रखते थे। इनका बचपन छारा नगर की गलियों में गुजरा। बचपन से ही इनको कुछ कर दिखाने की चाहत थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दिया और समाज के कुरिवाजों के प्रति एक चैलेंज स्वीकार किया और उसी वक्त समाज की बदियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उस वक्त समाज की पुरानी विचारधारा रखने वाले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उनका विरोध किया, फिर भी ये सब कुछ चुनौतियां स्वीकार कर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। तब से लेकर आज तक समाज के साथ रहे, समाज को साथ देते रहे। गुजरात नव निर्माण विद्यार्थी आंदोलन में एक विद्यार्थी नेता के रूप में उभर कर आए। बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। पढ़ने के साथ साथ इन्होंने मजदूरी भी की। घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। घर पर एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। तब उन्होंने जहां लोग जुआ खेलते थे वहां जाकर पापड़ भी बेचे और इस तरह इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बनना चाहते थे, पर पैसे नहीं होने के कारण डॉक्टरी नहीं कर पाए। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने मकाम को हासिल करने के लिए चल पड़े। 1981 में ग्रेजुएशन करने के साथ साथ छोटा मोटा कामकाज भी करते थे और अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों को संभालते भी थे। इनके 5 भाई और 2 बहनें हैं। इनके छोटे भाई मनोज, जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, जिन्होंने खुद ने पढ़ाई ना चुनकर काम करना पसंद किया और दिन रात ऑटो रिक्शा चलाते थे और दोनों भाई मिलकर सुबह जल्दी उठकर दूध भी बेचते थे। इनके पिताजी ने इनकी शादी पास में ही रहने वाली बचू भाई तमाईचे की बेटी धनु से करवाई, जिनके पिताजी सरपंच थे, और छोटे भाई मनोज की भी शादी करवा दी। शादी से इन्हें 2 बेटों का जन्म हुआ। एक दिन बहुत दुखद समाचार मिले कि उनके छोटे भाई मनोज एक हादसे का शिकार हुए और फिर वो इस दुनिया से चल बसे। ये सुनकर जाने पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो ऐसा लगा। ये इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मनोज अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बेटे छोड़ गए। इन सब की जवाबदारियां इनके कंधों पर आ गई। इन्होंने 1970 से 1979 तक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया। 1983 में वकालत की पढ़ाई के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी चलाने लगे। कुबेर नगर से 5 किलोमीटर दूर भद्रेश्वर नदी के पास जाकर दिन में पढ़ाई करना और रात को ऑटो रिक्शा चलाना और साथ साथ अपने परिवार और माता पिता भाई बहनों की देखभाल करना, ये इनका नित्य क्रम हो गया था। देखते ही देखते 1984 में वकालत पूरी करके वे भद्रेश्वर सोसाइटी में रहने चले गए। इन्होंने मनोज के लड़के को अपने बेटे से भी बढ़कर रखा और उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इन्हें ड्रामा में काम करना अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने दिल्ली के शेख चिल्ली फिल्म में प्रिंसिपल का किरदार निभाया। 1981
ग्रेजुएशन, 1984 LLB, 1988 में छारा नगर के एकमात्र यही वकील थे जिसने LLM किया। इन्होंने अपनी वकालत जिला और सत्र न्यायाधीश से शुरू की। हर रोज कोर्ट में तो जाते थे पर कोई केस नहीं मिलता था। हर रोज खाली हाथ ही वापस आते थे। कभी कभी पैसे मिलते तो बच्चों को खाना खिलाकर खुद भूखे सोते, पर कभी भी किसी को अपना दर्द महसूस नहीं होने दिया। इन्होंने कोर्ट में देखा कि अंग्रेजी बोलने वाले वकीलों की बहुत इज्जत है, तो इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अंग्रेजी बोलना सीखा। इनके साथ वकालत करने वाले मित्र उन पर हंसते थे कि पढ़ाई छोड़ और कुछ केस ढूंढ, वरना बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर इन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अपने बीवी बच्चों को एक समय की रोटी मिल जाए वही बहुत था, क्योंकि इन्होंने वकालत भी अपने असूलों पर की। गलत कभी कुछ करते ही नहीं थे और अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लाने के लिए अपने हिसाब से फीस लेने लगे। इन्हें पता था कि इतनी फीस कोई नहीं देगा, पर अपने असूलों के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता था। इस तरह उनकी चर्चा होने लगी और धीरे धीरे केस आने लगे। एक दिन उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले गए और पिताजी ने इनकी गोद में अपना दम तोड़ते हुए कहा कि अपने भाई बहनों को संभालना। एक तरफ पिताजी का पार्थिव शरीर पड़ा था और दूसरी तरफ उनका अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे। इनके दोनों चाचाओं ने पैसे देने को कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि पिताजी का अंतिम संस्कार अपने खून पसीने की कमाई से करेंगे। समाज के सभी लोग इन्हें जिद्दी स्वभाव के कहने लगे और उसी वक्त एक भाई ने उन्हें दिल्ली का केस दिया और थोड़े पैसे दिए। उस पैसों से उन्होंने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और दूसरे ही दिन काम पर लग गए। अपने भाइयों को पढ़ाई करवाई और एक बाप बनकर उनको सही राह दिखाते गए और सबकी शादियां करवाई। वकालत अच्छी नहीं चलने के कारण तेल का धंधा भी किया। राजेश ने पढ़ाई छोड़कर ज्वेलरी शॉप में जॉब की, तो छोटे भाई रजनी पान का गल्ला, मनीष टोपी बेचना और रसिक केरोसिन का धंधा करते और पढ़ाई भी करते। सुबह जल्दी उठकर कोर्ट जाना और रोज रात को देरी से घर आना, ये इनका नित्य क्रम हो गया। बच्चे पड़ोस में जाकर टीवी देखते थे, जिससे उन्होंने ठान ली कि टीवी लूंगा तो कलर टीवी। इस तरह इन्होंने स्ट्रगल करके अपने बच्चों को टीवी लाकर दिया। गुजरात हाई कोर्ट में सॉलिसिटर फर्म में काम करने लगे और उनके केस चलाने लगे। 1999 में गुजरात हाई कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त हुए। सरकारी वकील बनने के बावजूद भी पैसों की तंगी बढ़ती गई। कभी कभी तो एक टाइम का खाना नसीब होता था, पर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने फर्ज के प्रति ज्यादा ध्यान दिया। सरकारी वकील में भी इन्होंने अपने आप को कर्मठ बना लिया था और सब तरह के केस लड़ते गए और जजिस के दिलों में अपनी छाप छोड़ते गए। 2008 तक इन्होंने अपने नाम का डंका हाई कोर्ट में बजा दिया था। नॉन करप्टेड ऑनेस्ट सरकारी वकील। 2008 में इनका नाम
हाई कोर्ट जज में नॉमिनेट हुआ, पर समाज और राजनीति की वजह से उनका नाम निकाल दिया। पर इन्होंने इसके बाद और भी मेहनत की और हाई कोर्ट के हाई प्रोफाइल केस चलाने लगे। इसलिए गुजरात सरकार ने 2002 के दंगों के गुलबर्ग कम्युनल रायोट केस के लिए 2010 में इन्हें स्पेशल सरकारी वकील नियुक्त किया गया। इनकी ऑनेस्टी की वजह से सरकार की मेरिट लिस्ट में आ गए और प्रांतिज हिम्मतनगर के ब्रिटिश मर्डर रायोटिंग केस में भी इनकी नियुक्ति हुई। 2011 में फिर से गुजरात हाई कोर्ट जज में नॉमिनेट हुए, पर नसीब में शायद कुछ और ही लिखा था, इसलिए वापस उनका नाम रद्द हुआ। वकालत में अपना पैर जमा चुके थे, वहीं उनके बच्चे भी वकालत क्षेत्र में आ चुके थे। इनके काम के प्रति निष्ठा और भी बढ़ती गई। 2013 में बहुत ही चर्चित आसाराम बापू के केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से इन्हें सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किया गया। 2014-2015 में केंद्र सरकार ने सीबीआई के सरकारी वकील के तौर पर गुजरात हाई कोर्ट में नियुक्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केस में भी इनकी नियुक्ति हुई। गुजरात के चर्चित एनकाउंटर केसों में भी इनकी नियुक्ति हुई। आज ये बहुत से स्पेशल केसों में नियुक्त हैं। गुजरात और केंद्र सरकार की मेरिट लिस्ट में इनका नाम शामिल है। 2015 में इनका नाम फिर से हाई कोर्ट जज में नॉमिनेट हुआ। कोर्ट में काम करने के अलावा अपने परिवार को उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां हर किसी को जाने की तमन्ना होती है। इनके बच्चे नचिकेत और कश्यप हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। बेटी अदिति को ग्रेजुएशन करवाया और शादी रश्मिकांत से हुई, वो भी वकालत करते हैं। इनके भाई राजेश ज्वेलरी का बिजनेस, रजनीकांत मिर्जापुर कोर्ट में सरकारी वकील, मनीष म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लीगल एडवाइजर, रसिक मेट्रो कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। समाज को पीछे देख इन्हें तकलीफ होती थी, पर कोर्ट के काम काज में व्यस्तता होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। करीबन 25 साल पहले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, महात्मा श्री रोशन बाबा ने एक दिन बुलाकर समाज के प्रति ध्यान देने को कहा। समाज को एक करने के लिए अखिल भारतीय सहस्मल भातु समाज संघ की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके फाउंडर मेंबर बने। 2016 में गोवा में समाज की मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया सहस्मल भातु समाज संघ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और फिर उन्होंने समाज के प्रति जवाबदारी बढ़ाई। समाज को एक नए मकाम पर पहुंचाने के लिए अपने विचार समाज के युवाओं के सामने रखे, जिससे देश में एक लहर चल पड़ी। आज समाज में नई उम्मीद बनकर देश भर में युवाओं से मिल रहे हैं और आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज के रतन तो आप हैं। रतन जी को हर पल साथ देने में, उन्हें रतन बनाने में उनकी माता शांति बहन और रतन जी की धर्मपत्नी धनुमति का साथ है। अगर ये साथ नहीं देते तो रतन जी रतन नहीं बन पाते। आज परिवार का हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति आप जैसा बनना चाहता है। आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें,
आबाद रहें और आपकी उम्र दराज हो, आपकी उम्र लंबी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वी लव यू। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे और आज इन्होंने अपने मकाम